हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। मैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम श्वास वायु अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर कार्य करते हैं और किस प्रकार पौधे हैं या फिर जो जल के अंदर जीव रहने वाले वो हैं या विभिन्न प्रकार के अन्य जीव हैं, उनके लिए कौन से अंग है जो श्वसन के लिए कार्य करते हैं। आइए श्वसन तंत्र शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र में हम क्या होते हैं कि श्वसन तंत्र के अंदर जो हम गैस अंदर लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और उसी का ही कार्य होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? ऑक्सीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। श्वसन से हमें क्या मिलती है? श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है और साथ में क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा से क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित बना रहता है। और ये श्वसन कैसी प्रक्रिया है? श्वसन एक अपचायी या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। कैटाबॉलिक का मतलब ये तोड़ने का कार्य करती है। जिस प्रकार जैसे ही हम भोजन पाचन के द्वारा कोशिकाओं तक आता है तो वह कोशिकाएं उस पदार्थों को तोड़ के ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रक्रिया बोलते हैं। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक जो वायवीय श्वसन होता है और एक जो अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है? वायवीय श्वसन में ये श्वसन ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति के अंदर होता है। अवायवीय श्वसन जो वायु की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। जिससे ही हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? फेफड़े कार्य करते हैं और फेफड़ों के द्वारा हम श्वास को क्या लेते हैं? अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। वैसे हम अगर पौधों के अंदर बात करें तो पौधों के अंदर श्वसन कैसे होते हैं? पौधों के अंदर रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है। उस रंध्रों के द्वारा ही गैसों का विनिमय होता है। गैसें बाहर छोड़ी जाती हैं और ली जाती हैं। तो ये सारा प्रक्रिया किसके प्रकार होता है? मिश्रण के कारण होता है। जंतुओं के अंदर ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। अगर हम स्थलीय जंतु की बात करें तो स्थलीय जंतु क्या करते हैं? वायुमंडल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को लेते हैं। अगर हम जलीय जंतु की बात करें तो जलीय जंतु जल के अंदर विलेय ऑक्सीजन का उपयोग में लेते हैं। और विभिन्न जीवों में क्या है? श्वसन के विभिन्न अंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्तनधारी होती, स्तनधारी में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़े होते हैं। उसी प्रकार अगर हम कीट की बात करें तो कीट श्वसन किसके द्वारा लेता है? श्वास नली के द्वारा लेता है। अगर हम जलीय जीव की बात करें, जलीय जीव मछली है, मेंढक है और भी जो जल के अंदर रहते हैं वह सभी जीव श्वसन किसके द्वारा करते हैं? क्लोम के द्वारा या फिर गिल्स के द्वारा करते हैं। मछली क्या करती है? मछली श्वसन के समय वो पानी होती है, जिस पानी के अंदर वो रहती है उस पानी को क्या लेती है? वो पानी अपने मुंह के द्वारा क्या लेती है? गिल्स के पास भेजती है। गिल्स के पास क्या होता है? रक्त आया हुआ होता है। वह रक्त क्या करता है? CO2 उस पानी को देते थे और पानी में विलेय ऑक्सीजन को क्या लेता है? अंदर ले लेता है। अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक को देखो, मेंढक क्या है? त्वचा से भी श्वसन कर सकता है और फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। मेंढक फेफड़ों से कब करता है? जब वो वायुमंडल में उपस्थित होता है और जब मिट्टी के अंदर या कहीं और होता है तब वह श्वसन किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा भी कर सकता है। मेंढक जब छोटा होता है टेडपोल की अवस्था में तब वह पानी के अंदर रहता है तो वह श्वसन किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा करता है। आप सभी ने देखा होगा कि पानी की कोई भी ही ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी सब छोटे छोटे दिखते, वो दिखने में कैसे होते हैं? मछली जैसे। और थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि वो बड़े होने पर क्या बन जाते हैं? मेंढक बन जाते हैं। तो छोटे वो मछली जैसे होते तब वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? अपने गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। तो विभिन्न जीवों में क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो श्वसन के अंदर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हम देखो विभिन्न जीवों में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं और वह सभी अंग एक रचना होती है। सभी अंगों की क्या होती है?
रचना होती है। इसमें देखो फेफड़े है, श्वास नली है, क्लोम है, त्वचा है, गिल्स है, सभी की अलग अलग रचना होती है। विभिन्न जीवों में विभिन्न अंग होते हैं और वो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं और वह सतह इस वायुमंडल बाहुल्य और टू ऑक्सीजन बाहुल्य क्षेत्र के क्या रहती है, संपर्क में। ऑक्सीजन बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है, वायुमंडल के अंदर है, तो वो सतह उससे वायुमंडल की क्या रहती है, संपर्क में रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उस सतह के द्वारा क्या होना है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना होना है। इसलिए यह सतह जो वायु के संपर्क में रहती है तो वह सतह कैसी होती है, मुलायम होती है और पतली होती हैं। अगर हम बात करें कि वायुमंडल में जो भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह ऑक्सीजन जल के मुकाबले ज़्यादा होती है और जल में ऑक्सीजन क्या होती है, गलित अवस्था में वो कम होती है। इसलिए अगर हम जलीय जीवों की बात करें तो जलीय जीवों में श्वसन दर क्या होती है, अधिक होती हैं। अब क्या है, जलीय जीवों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसलिए उसको ऑक्सीजन भी क्या चाहिए, अधिक चाहिए, लेकिन जल के अंदर विलय ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। इसलिए उनको श्वसन दर क्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, ताकि वह उन ऑक्सीजन की क्या कर सकें, पूर्ति कर सकें। ये हमने पढ़ लिया कि जब मछली होती है वो मुंह के द्वारा क्या लेती है, पानी अंदर लेती है, उस पानी के अंदर विलय ऑक्सीजन का उपयोग, ये हमारे क्लोम लगे होते हैं मछली के, तो मछली के क्लोम या गिल्स ही उस ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और CO2 को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। और हम इसने विभिन्न जीवों के अंदर कौन कौन से अंग है इसके बारे में भी देखा है। स्तनधारी के अंदर फेफड़े होते हैं और कीट पतंग के अंदर श्वास नली होती है और जलीय जीवों की बात करें तो इसके अंदर क्लोम होते हैं। मेंढक के अंदर त्वचा व फेफड़ा इसके द्वारा भी श्वसन करता है और टेडपोल किसके द्वारा करता है, गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। तो हम सारे दिन जो भी श्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं विस्तार से, मानव श्वसन तंत्र। डायग्राम बना के एकदम विस्तार से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के अंदर हम श्वास किस अंग के द्वारा ग्रहण करते हैं या हम श्वास किस अंग के द्वारा वायुमंडल से अपने शरीर के अंदर लेते हैं। और इस श्वास को लेने का मेन कार्य तो हमारा कौन करते हैं, फेफड़ा करते हैं। लेकिन जब शुरुआत से हम श्वास अंदर लेते हैं तब वो हमारा यहाँ से कार्य करने का काम कौन करता है, नासाद्वार करता है। तो आइए हम विस्तार से मैं चित्र के अंदर बता रहा हूँ किस प्रकार श्वास हमारे नाक से फेफड़ों तक पहुँचती हैं। तो हम नासाद्वार के द्वारा श्वास क्या करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और कभी कभार हमारा नाक जब बंद हो जाता है सर्दियों के अंदर तब हम मुख के द्वारा भी श्वास लेने हैं। तो मुख के द्वारा सांस लेते हैं तो ये भी तो कहाँ आती है, ग्रसनी में। अगर हम नासाद्वार के द्वारा सांस लेते हैं वो भी तो कहाँ आती है, ग्रसनी में। दोनों का यहाँ से रास्ता अलग है, आगे का रास्ता क्या है, समान है। तो हम सीधी बात करते हैं कि नासाद्वार के द्वारा जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं तो श्वास आती है ग्रसनी में। कहाँ आती है, ग्रसनी में। और ग्रसनी के बाद ये श्वास आगे जाएगी कंठ के अंदर, ये हमारा होता है कंठ। तो ग्रसनी से श्वास कहाँ आएगी, कंठ के अंदर आएगी। और इस कंठ को आप देखना कभी हम ऐसे दबाते हैं तो हमारी आवाज़ भी दब जाती है। अब कंठ के आगे श्वास कहाँ जाएगी, कंठ के आगे श्वास जाएगी श्वास नली के अंदर। कहाँ जाएगी, श्वास नली के अंदर। और श्वास नली से, श्वास नली के अंदर क्या होती है, उसके ऊपर एक सी शेप की बहुत सारी उपास्थि वलय लगी होती है। बहुत सारी क्या लगी होती है, उपास्थि वलय। या ये उपास्थि वलय क्या करती है, ये क्या करती है कि इस श्वास नली को पिचकने से या मुड़ने से या ऐसे रास्ता बंद होने से क्या करती है, रोकती है। ये श्वास नली इसी शेप उपास्थि वलय की क्या रहती है, चिपकी रहती है, ताकि रास्ता क्या नहीं हो, बंद नहीं हो, अर्थात क्या नहीं हो, वायु निपतित ना हो। इसके आगे श्वास नली के आगे कहाँ जाती है हमारी श्वास, जो हमने श्वास लिए वो जाएगी श्वसनी। कहाँ जाएगी, श्वसनी में। तो यहाँ पर दो श्वसनी होती है श्वास नली के आगे, ये नली दो भागों में बढ़ जाती है, एक इस फेफड़े में, एक इस फेफड़े में। तो ये वाली नली, इसको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। और ये श्वसनी आगे और शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनिका। जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका। और इस श्वसनिकाओं के आगे बहुत सारी गुब्बारे नुमा संरचनाएं लगी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कुप्पिका कोश। तो हमारे श्वसन तंत्र में मेन, जब भी हम श्वास ग्रहण करते हैं फेफड़ों में तो हमारी वायु कहाँ स्टोर होती है, इस कुप्पिका कोश के अंदर स्टोर होती है। तो हमारे फेफड़े के ऊपर क्या पाई जाती है, पसलियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पसलियाँ। ये पसलियाँ क्या करती है, हमारे फेफड़ों की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। अब मैंने ये सारा एक लेन वाइज ऐसे लिख रखा है कि श्वास कहाँ से शुरू होती है और अंतिम हमारी श्वास कहाँ तक पहुँचती हैं। तो
तो हम श्वास ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम श्वास ग्रहण करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, नासा द्वार के द्वारा हम श्वास ग्रहण करेंगे। हमारे नासा द्वार में क्या लगे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं। ये रोम जैसी संरचनाएं क्या कार्य करती हैं, तो इस वायुमंडल के अंदर जब बहुत सारे धूल के कण हैं या अन्य बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं तो हम वायु को छान कर तो अंदर नहीं लेते हैं, तो हमारे सीधे ही नाक के द्वारा क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। तो नाक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रोम लगे होते हैं। ये रोम क्या करते हैं, इस वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, वायु को निश्चिंत करने का कार्य करते हैं। तो जो भी धूल के कण होंगे या छोटे मोटे जो भी अशुद्धियाँ होगी हमारे ये बाल क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे। जैसे ही हम नासा द्वार के द्वारा श्वास ग्रहण करेंगे तो श्वास कहाँ जाएगी, नासा कपाट। ये हमारे जो यहाँ पर ऊपर जो हड्डी जैसी संरचना बनी होती है ना, ये हड्डी, इसको हम बोलते हैं नासा कपाट। इस नासा कपाट में क्या स्रावित होता है, श्लेष्मा। क्या स्रावित होता है, श्लेष्मा। आप सभी को पता है सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा ही रिलीज होता है, वरना हमारे इस कपाट के अंदर, नासा कपाट के अंदर क्या रिलीज होता है, श्लेष्मा। तो कुछ धूल के कण क्या होते हैं, ये अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जो हमारे बाल रोक नहीं पाते हैं। उन अशुद्धियों क्या होती हैं, ये श्लेष्मा की क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और 7-8 दिनों में यदि ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो हम क्या निकाल लेते हैं, बाहर सभी निकालते हैं। और उसके बाद में श्वास कहाँ जाती है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद श्वास कहाँ जाती है, कंठ में। कंठ के बाद कहाँ जाती है, श्वास नली में। श्वास नली के बाद कहाँ जाती है, श्वसनिका में। श्वसनिका के बाद कहाँ जाती है, कुप्पिका कोश। ये है कुप्पिका कोश, इस कुप्पिका कोश में जाती है। और कुप्पिका कोश में क्या होता है, पास में क्या आता है, हमारे शरीर का सारा ब्लड उसके पास पहुंचता है। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, CO2 होती है। कुप्पिका के पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो कुप्पिका ऑक्सीजन किसको दे देती है, ब्लड को। और ब्लड से CO2 कौन लेती है, कुप्पिका। और फिर ये ब्लड उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाती है, ये ब्लड उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देता है, कोशिका के अंदर। कोशिका में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन की और जो भी भोजन होता है उसके साथ क्रिया करा के किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण कराते हैं। अब हम बात करें श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। श्वसन मार्ग एक देर की परिभाषा आप सभी देखो, श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं। तो हमारी वायु किस मार्ग का अनुसरण करती है, नासा द्वार से होता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ, कहाँ से, कंठ से होता हुआ, श्वास नली से होता हुआ, कहाँ, श्वसनी से होता हुआ, श्वसनिका से होता हुआ, कुप्पिका तक जाता। तो ये पूरा मार्ग है, इस मार्ग का अनुसरण कर रही है, यही हमारा क्या है, श्वसन मार्ग है। अब हम कुप्पिकाओं की बात करें तो हमने श्वसन लिया या श्वास ली, तो वो श्वास अंतिम रूप से कहाँ जाके स्टोर हुई, अंतिम रूप से ये श्वास हमारी कुप्पिका कोश में जाके स्टोर हुई। तो कुप्पिका की क्या है, कुप्पिका क्या करती है, बहुत सारी सतह उपलब्ध कराती है। और ये सतह का क्या कार्य है, यह सतह गैसों का विनिमय करने में सहायता करती है। और कुप्पिका की भित्ति होती है ना, उस कुप्पिका की भित्ति पर बहुत सारी रक्त वाहिकाओं का जाल फैला होता है। ऐसे मान लो कि कुप्पिका इस प्रकार की एक बहुत बड़ी, इस प्रकार की आकृति होती है, गुब्बारेनुमा होती है। इस कुप्पिका ये बहुत सारी इस प्रकार की सतह उपलब्ध कराती है। और ये सतह जैसे इसके पास कोई रक्त वाहिनी की आई और वही क्या लेके आई, रक्त लेके आई। इसके अंदर क्या थी, CO2, और इसके अंदर क्या है, O2। तो ये O2 क्या दे देगी, इस रक्त को दे देगी, और रक्त से CO2 कौन ले लेगी, कुप्पिका ले लेगी। और इस कुप्पिकाओं के ऊपर बहुत सारा रक्त वाहिका क्या फैला होता है, जाल फैला होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, कैसे सभी को पता है, तो हमारा क्या होगा, फेफड़े क्या उठे, ऊपर उठे, तो हमारी पसली क्या उठती है, ऊपर उठती है। और वक्षगुहा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जिससे बाहर की वायु कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों के अंदर आ जाती है। और फेफड़ों में कहाँ आ जाती है, कुप्पिकाओं के पास आ जाती है। अब कुप्पिकाओं से वायु रक्त के पास, रक्त से जो भी CO2 उसके पास, वो कुप्पिकाओं के पास किस प्रकार होती है। तो आइए देखते हैं, हमारी कुप्पिकाओं के पास क्या आ गई, अब ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन युक्त वायु आई, जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा है। और रक्त भी शरीर से सारी CO2 को इकट्ठा करके कहाँ लेके आ गया, कुप्पिका के पास में लेके आ गया। इसका मतलब अब रक्त के पास, रुधिर के पास CO2 क्या है, ज़्यादा मात्रा में, और ऑक्सीजन क्या है, कम मात्रा में। लेकिन कुप्पिकाओं ने तो अभी अभी श्वास ली है, जो भी किससे, वायुमंडल से, तो उसमें क्या है, CO2 कम मात्रा में और ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा मात्रा में। अब गैसों का विनिमय कैसे होगा, जैसे ही रक्त वाहिनी की इस कुप्पिका के पास पहुंचेगी तो कुप्पिका से CO2 क्या है, कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा से CO2 कहाँ चली जाएगी, कम की ओर। अब कुप्पिका में ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, और रुधिर में क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो ये रुधिर
ऑक्सीजन फेफड़ों से कहाँ चली, कुपिकाओं से कहाँ चली जाएगी, सीधी रुधिर के अंदर, और ये रुधिर फिर इस ऑक्सीजन को संपूर्ण हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। रुधिर में क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक, और इस हीमोग्लोबिन वर्णक की ऑक्सीजन के साथ बंधुता अधिक होती है, अतः ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है, ये हमारा हीमोग्लोबिन करता है। और CO2 क्या होती है, ये क्या होती है, जल के साथ या रक्त में क्या होती हैं, घुलित अवस्था में होती हैं, तो उसका परिवहन इस प्रकार हो जाता है। तो आप सभी एक बार वापस ध्यान दीजिए, हम श्वासन मार्ग को याद करने की कोशिश कीजिए। नासाद्वार के द्वारा सांस ग्रहण करते हैं, फिर नासाद्वार के द्वारा सांस हमारे नासा कपाट में जाती है, नासा कपाट से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से कंठ में जाती है, कंठ से श्वास नली में, फिर श्वसनिका में, श्वसनिका से कुप्पिका में, कुप्पिका से रक्त में, रक्त ये श्वास किसको पहुंचाता है, कोशिका को, कोशिका में किसको पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का क्या करता है, हमारी शरीर के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन को काम में लेता है। और इस डायग्राम को भी देखना, याद रखना, हम नासाद्वार के द्वारा सांस कर लेते हैं तो क्या है, उसके अंदर बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है, ये वायु को शुद्ध करने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हम जब मुंह से सांस लेते हैं इस प्रकार का कोई सिस्टम है नहीं, तो इसमें हम वायु की अशुद्धि वायु को भी क्या है, ले लेते हैं। तो हमें ज़्यादातर श्वास कैसे लेनी चाहिए, श्वास के द्वारा लेनी चाहिए, मुख से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुख में क्या है, वायु को शुद्ध करने का कोई सिस्टम नहीं है।